नमस्कार साथियों। एक बहुत ही आजकल की आम बीमारी हो गई है पार्किंसंस। आज हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। हालांकि ये पार्किंसंस की जो प्रॉब्लम है, कंपवात, ये काफी पहले से ही होते आया है, लेकिन इसका परसेंटेज जो था बहुत कम था। आज के टाइम में लोग अवेयर हैं, इसलिए इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। फिर भी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लगभग 3 से लेकर के 7% तक, हर देश की अलग अलग काउंटिंग है, 3% से लेकर 7% तक लोग पार्किंसंस डिजीज यानी कंपवात से पीड़ित है। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें होता क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज मेरे साथ विश्व प्रकाश सर भी है। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ बातें प्रकाश सर भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर कंपवात, पार्किंसंस डिजीज जो है ये होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे मसल्स से जुड़ी हुई चीज है, मांसपेशियों से जुड़ी हुई चीज है। हमारी जो मांसपेशियां है हमारे शरीर के अंदर, कुछ मांसपेशियां हमारी मर्जी से काम करती है। जैसे अगर हम हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, तो ये हमारी मर्जी से होता है। और कुछ मांसपेशियां जो है वो अपनी मर्जी से काम करती है। जैसे हमारे दिल का धड़कना, फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना, ये सारी चीजें अपने आप होती है। इन मांसपेशियों को हम लोग ऑर्डर दे करके कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मैं अगर सोचूं कि दिल का धड़कन रुक जाए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, तो नहीं हो सकता। हम उसको स्लो कर सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं। तो पार्किंसंस की प्रॉब्लम में यही होता है कि जो मांसपेशियां हमारी मर्जी से काम कर रही थी, वो भी अब हमारी मर्जी से बाहर जाने लगती है। तो जब जाहिर सी बात है, मैं ये हाथ अपने मर्जी से ऐसे कर रहा हूं और अगर वो मेरी मर्जी से बाहर होने लगे तो खुद ब खुद ऐसा होने लगेगा, खुद ब खुद ऐसा होने लगेगा। यही प्रॉब्लम है पार्किंसंस की। हमारे जो ऐच्छिक मसल्स है, वॉलेंटरी मसल्स जो है, जो हमारी मर्जी से काम करना चाहिए, जब वही मसल्स हमारी मर्जी से बाहर, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग पार्किंसंस डिजीज कहते हैं या कंपवात कहते हैं। तो अभी समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो हमारी हर रोज की जो भी मूवमेंट है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम अपनी मर्जी से खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, तो जो भी चीजें हमारी मर्जी से होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और उसके साथ एक एरिया होता है जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये दोनों मिलके एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है डोपामाइन। अब किसी भी कारण से अगर डोपामाइन का बनना कम हो गया तो हमारे मसल्स पर से कंट्रोल हट जाएगा, और यही पार्किंसन के डिजीज में होता है। स्टार्टिंग में दोनों में से किसी एक हाथों में थोड़ी सी कंपन स्टार्ट होगी, या किसी एक पैर में, या सिर्फ गर्दन ऐसे ऐसे हिलना शुरू होगा, लेकिन ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। हर रोज ये बढ़ते जाता है। तो अगर हाथ से भी शुरू हुई है तो आगे चल के ये दोनों हाथ में होगा, दोनों पैर में होगा, गर्दन में होगा, और पूरी बॉडी में फिर होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और हो जाता है कि हमारे जो मसल्स है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, कड़क होना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसा सोचते हैं कि डोपामाइन बनना कम हो गया है, तो ब्रेन में बनता था, नहीं बन रहा है। तो गुरुजी ने एक बात बताई थी कि हमारे पेट के अंदर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, तो वहां से भी हम डोपामाइन बना सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो अक्सर डोपामाइन बनाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी को पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है तो डोपामाइन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी एक केमिकल है जो हमारे किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उसका जो मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है वहां बनता है। तो ये एपिनेफ्रिन भी बनना कम हो जाता है। अब एपिनेफ्रिन का काम है कि जो चीजें अपने आप होती है, दिल का धड़कना, सांस लेना, भोजन को निगलने के बाद आगे पहुंचाना, तो कई बार ये सारी चीजें भी रुकने लगती है। इसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम आती है अल्जाइमर्स में क्या होता है, हम चीजों को भूलने लगते हैं।
तो वैसा ही पार्किंसंस में भी होता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हाँ ये अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है ये होना ही है। तो न्यूरोथेरेपी से हम लोग इन सभी सिम्टम्स को रोक सकते हैं। ठीक करना तो बहुत बाद की बात है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने बढ़ते रहता है। तो अपना पहला काम तो है कि इसको रोकना, एक जगह पे आके वो रुक जाए, इससे आगे ना बढ़े। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। तो आज हमारे साथ विश्व प्रकाश सर है, इनसे जानेंगे कि एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट सबसे पहले तो पार्किंसन को रोकना और फिर उसको क्योर करना, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जी विश्व प्रकाश सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठीक किया है जो ऐसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। तो इस मामले में मैं यही आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं अभी काफी सारे पेशेंट देख चुका हूं, लेकिन मैंने अभी रिसेंट में अभी 2 पेशेंट देखे जिनका बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिला, जो नॉर्मली आमतौर पर ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन इन 2 पेशेंटों को बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट मिला और 15 दिन में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। नहीं तो नॉर्मली ऐसे पेशेंटों पर हम जो न्यूरोथेरेपी करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने में महीने भर से 3 महीने का समय लगता है। तो मेरा इतना ही कहना है न्यूरोथेरेपिस्टों से जो न्यूरोथेरेपी करते हैं कि आप ऐसे केसेस में जल्दबाजी ना करें, उस पेशेंट का सारा डिटेल लें और उसके बेस पर अपना सेटअप तैयार करें। तो मैक्सिमम टाइम इनिशियल स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो थेरेपी होती है हमारी न्यूरोथेरेपी में, वो हम कोशिश करते हैं बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट के साथ, और उसके साथ हम नॉर्मल प्लस 12 वैसा ही चलाते हैं। ये बहुत इनिशियल स्टेज का ट्रीटमेंट है जो लगभग हर मतलब किसी भी टाइप का पार्किंसन का पेशेंट हो उसके ऊपर लागू होता है। किसी भी टाइप का मतलब जो एज रिलेटेड एक पेशेंट है और एक एज से पहले पार्किंसन हो गया, दोनों में फर्क है। अगर किसी को बिलो 50 अगर पार्किंसन है तो उसको क्योर किया जा सकता है, क्योर मतलब ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक जो 60, 65, 70 की एज में होते हैं, तो जैसे कि सर ने बताया कि ये डीजेनरेटिव प्रोसेस है, इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अनवॉलंटरी मूवमेंट को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी से, जो कि अदर थेरेपी से भी इम्पॉसिबल है। दवा की डोज अगर ज्यादा पड़ जाए तो अनवॉलंटरी मूवमेंट जो इतनी ज्यादा कंट्रोल में चली जाती है कि वो आदमी जिंदा रहते स्टेचू बन जाता है, वो हिल ही नहीं सकता। तो एक एज के बाद जो होता है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एज से पहले जो होता है 50 से पहले, उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम थेरेपी को डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनिशियल स्टेज का ट्रीटमेंट जो है बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट, जो न्यूरोथेरेपिस्टों को मालूम है, उसके साथ साथ हम नॉर्मल प्लस 12 वैसे दे सकते हैं। उसमें कभी कभी हम न्यूट्रल और अपना वेटा प्लस न्यूकॉल और यूडीएफ को भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को 50 ईयर से पहले की एज में अगर हो जाए तो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसको चोट लगी थी, वो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी और जेनेटिक में फर्क है, इतना समझ लीजिए। बहुत सारे हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई जो सीनियर से सीनियर है वो इन जगहों पर गलती जरूर कर जाते हैं। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनको जज करने में थोड़ा सावधानी बरतें। ना समझ में आया तो हमसे एक बार जरूर बात करें। तो इनिशियल स्टेज के ट्रीटमेंट की मैंने बात कर ली, और उससे ऊपर की एडवांस जो थेरेपीज है उसको हम डिसाइड कर पाते हैं जब पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा है। 1 महीने में इम्प्रूवमेंट क्या है, 3 महीने में क्या है, 2 महीने में क्या है, तो वो एक अलग विषय हो गया। ये अच्छा लंबा खासा अभी डिस्कशन का ये विषय है। तो अभी इनिशियल स्टेज की ट्रीटमेंट देने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन को देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हो,
उसके बाद किसी अगर न्यूरोथेरेपिस्ट को समझ नहीं आ रहा तो हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। और अगर कोई हमारा ये वीडियो ऐसा कोई इंसान देख रहा है जिसने न्यूरोथेरेपी नहीं सीखी है तो भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर हमसे इसके ऊपर डिस्कशन कर इसका थेरेपी ले सकते हैं। बाद बाकी सर से और कुछ जानकारी हम लेते हैं। प्रकाश सर, एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट का कॉल आते रहता है या वो खुद भी आते हैं। अभी एक चीज तो आपने क्लियर कर दी, मैं खुद ही सोच रहा था कि एक पर्सन का कॉल आया था जिनकी एज अभी लगभग 50 साल की उम्र के हैं वो, और उनको 15 साल पहले से पार्किंसन स्टार्ट हुआ था, मतलब समझिए कि 35 ईयर पे। तो जाहिर सी बात है जिनको 50 के पहले स्टार्ट हुआ है उनको हम लोग एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये तो मेरा सवाल मन में उठ रहा था, लेकिन आपने जवाब दे दिया तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा एक चीज और भी कई बार मेरे पास क्वेरी आई है कि कुछ लोग हैं एज के ऊपर नहीं जाएंगे, हो सकता है 30 के हैं, हो सकता है 40 के, हो सकता है 50 के, हो सकता है 60 के भी है, और कभी उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, मतलब चोट लगी सिर में, चाहे कहीं भी लगी हो, और चोट लगने के बाद उनको इस बात को मैंने इसमें कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेंदी विषय हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये अगर एज से पहले हो तो उसमें मैक्सिमम चांसेस यही रहता है। दूसरा चांसेस रहा है हेरिडिटरी, जो मैंने कहा वंशवाद। ओके, यही मैं आपको उसमें कवर नहीं किया क्योंकि फिर उसमें भी कई सारे सवाल पैदा होने लगेंगे लोगों में, मैंने इसलिए मैंने उसको रखा ही नहीं। लेकिन ये यही कारण है मैक्सिमम जगहों पर। चलिए, अगली बार जब भी आपके साथ बैठेंगे हम लोग सिर्फ पार्किंसन नहीं और भी बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर जो इंजरी के कारण जो डिजीजेज होती है उनको ठीक करने में हमें क्या क्या। इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें अगर मैं ये बात बोलता तो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट कुछ इतने चालाक हैं, हमारे सीनियर्स भी, कि इसमें वो इंजरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इंजरी ट्रीटमेंट 100% इसमें नुकसान करेगा। इंजरी ट्रीटमेंट देना है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको रखा ही नहीं। तो कोई नहीं, अगला हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि चाहे इंजरी के कारण हो, चाहे हेरिडेटरी हो, चाहे जेनेटिक हो, इन तीनों ही वजहों से कभी भी किसी को अगर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। चलते चलते सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे साथ इतना सारा आपने समय दिया और हमारे सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं के लिए इतनी गहरी बात आपने बताई। बाकी सर ने जैसा बताया कि और भी जो भी खुद से या उनके घर पे, उनके परिवार में, उनके रिलेटिव में कहीं भी कोई अगर पार्किंसन से पीड़ित है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले इस वीडियोस को जरूर देखते रहिए, क्योंकि उससे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार विश्व प्रकाश सर से कुछ ऐसी भी पॉइंट्स या ट्रीटमेंट्स जानने की कोशिश करें जिससे कि घर पे ही उसको करके थोड़ा बहुत आराम पाया जा सके। नो डाउट थोड़ा बहुत आराम होने के बाद ठीक होने के लिए एक बार यहाँ पे हमारे सेंटर पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि सर ने बताया कि नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक बातें करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आपको अगर लगता है इस वीडियो से किसी और को भी फायदा मिल सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।